अभी का जो पैनल है वो कोलैबोरेशन एंड पार्टनरशिप के रिलेटेड बात करने वाले हैं हम। आज का पैनल शुरू करने से पहले मैं क्विकली हमारे जो आज पैनल के मॉडरेटर है और जो पैनलिस्ट हैं उनका परिचय देना चाहूँगी। तो हमारे साथ जो एज अ मॉडरेटर जुड़े हुए हैं उनका नाम है सारांश वासवानी। सारांश कंप्यूटर साइंस के स्नातक है और थिएटर के प्रति काफी उत्साही है। सारांश को 2014 में इको इन ग्रीन फेलोशिप से सम्मानित किया गया था और साझा के उनके जो काम है उसके लिए भी फोर्ब्स इंडिया की 30 अंडर 30 यंग अचीवर्स की सूची में शामिल किया गया था। उन्होंने पहले सरकारी स्कूल के प्रधानाचार्य के साथ उनकी नेतृत्व क्षमता को और बेहतर करने के लिए काम किया है और उसके साथ ही साथ जो गांव में कारीगर होते हैं उनके स्टार्टअप में अधिक बिक्री के लिए कैसे विफल किया जा सकता है उसके लिए भी काफी एक्टिव काम कर रहा है। वो पिछले 8 वर्षों से साझा के साथ है और वर्तमान में एज अ पार्टनरशिप के प्रमुख हैं। साझा के माता पिता की गरिमा और क्षमता में विश्वास करते हैं और बच्चे के जीवन को प्रभावित करने के लिए उनके लिए मंच तैयार करते हैं। वेलकम सारांश, आपका स्वागत है। हमारे जो आज के पैनलिस्ट है उनको भी मैं इंट्रोड्यूस करना चाहूंगी। तो हमारे जो पहले पैनलिस्ट हैं, मैं सिर्फ एक बार देख लेती हूँ कि सब जन जुड़ गए हैं क्या। रेणु जी जुड़ गए हैं क्या? रेणु गुप्ता। आई थिंक वो अभी तक नहीं जुड़ पाए हैं। मयूरी, आई थिंक रेणु जी ने ज्वाइन तो किया है बट शायद उन्होंने हमारे साझा वाले ईमेल आईडी से ज्वाइन नहीं किया है, तो मे बी वो इसलिए आपको विजिबल नहीं हो रहे हैं। ओके, ठीक है। आई थिंक वो पार्टिसिपेंट्स में ना हो। ओके, यस, अभी दिख रहे हैं, रेणु जी का नाम यहाँ पे दिख रहा है। ठीक है, मैं हमारे जो पैनलिस्ट है उनका इंट्रोडक्शन स्टार्ट करती हूँ। तो हमारे साथ है रेणु देवी। ये पिछले 6 वर्ष से एज अ पेरेंट एंड एज अ एसएमसी सदस्य के रूप में साझा से जुड़े हुए हैं और उनका ये सफर बहुत ही प्रेरणादायक रहा है। वह अपने समुदाय के काफी सहयोग देती है और अपने बच्चों की शिक्षा में मदद करते हैं। वेलकम रेणु देवी। और जो हमारे दूसरे पैनलिस्ट हैं उनका नाम है कोमल गुप्ता। कोमल गुप्ता साझा में एज अ सीनियर प्रोजेक्ट एसोसिएट है। उन्होंने सामाजिक कार्य में स्नातकोत्तर की पढ़ाई पूरी कर ली है और पिछले 5 वर्षों से साझा के साथ काम कर रहे हैं। शुरुआत में उन्होंने एमसीडी के एक स्कूल में काम किया था और उनका बहुत सारा काम एसएमसी सदस्य क्षमता निर्माण के क्षेत्र में रहा है। कोमल वर्तमान में साझेदार शिक्षा कार्यक्रम के साथ काम कर रहे हैं जिसके तहत वह उन माताओं का समर्थन करती है जो समुदाय में पहचान बनाते हैं और बच्चों की शिक्षा में मदद करते हैं। वेलकम कोमल। हमारे जो तीसरे पैनलिस्ट हैं उनका नाम है गीता स्वयंत्री। गीता जी पिछले 28 वर्षों से शिक्षिका है और वह न केवल छात्रों को शिक्षित करने में विश्वास करती है बल्कि समाज के बारे में जागरूकता पैदा करने में भी विश्वास करती है ताकि छात्र एक अच्छे नागरिक बन सके। वेलकम गीता जी। हमारे जो लास्ट पैनलिस्ट है उनका नाम है मृणाल रायबोर्डे लोंधे। मृणाल जी वनिता विश्राम प्राइमरी स्कूल में हेडमिस्ट्रेस है और पिछले 18 सालों से शिक्षा के क्षेत्र में कार्यरत है। एक शिक्षिका के रूप में उन्होंने हमेशा अपने छात्रों को पढ़ाने के रचनात्मक तरीकों का समर्थन किया है
जिसमें हमेशा उनकी दैनिक कक्षाओं में एक उत्साह भरा वातावरण रहा है और उत्साह से जोड़ने का काम उन्होंने किया है। उदाहरण के लिए अल्बर्ट आइंस्टाइन द्वारा रचनात्मक मस्ती करने वाली बुद्धि है उनके दिल के बहुत करीब है। वेलकम मृणाल जी। थैंक यू। मैं सभी का स्वागत करती हूँ आज के पैनल डिस्कशन में। जैसे मैंने पहले ही कहा था कि सारांश जो है वो इस पैनल को मॉडरेट करने वाले हैं, तो मैं हैंड ओवर करती हूँ सारांश को। सारांश। थैंक यू मयूरी। मैं बात पहले ही क्लियर कर दूं, कोलैबोरेशन के लिए जिस शब्द का मैं हिंदी में प्रयोग करने वाला हूँ उसको साझेदारी बोलूंगा। तो ये मत समझिएगा कि मैं साझा को प्रमोट कर रहा हूँ यहाँ पे, देयर इज नो इंटेंशन ऑफ दैट। मेरे पास कोई और शब्द नहीं है साझेदारी के अलावा, इसलिए पर बिगिन करते हैं। मैं एक्चुअली बिगिन करूंगा एक छोटे सवाल से। हम सब लोग बच्चों से किसी रूप में जुड़े हुए हैं, स्कूलों से किसी रूप में जुड़े हुए हैं। तो पहला मेरा सवाल है कि जब आप छोटे थे या बचपन में आप क्या बनना चाहते थे, और कभी कभार हो सकता है क्या क्या बनना चाहते थे, क्योंकि मैं उन व्यक्तियों में था जो क्या क्या बनना चाहता था। मतलब फ्रॉम अ पायलट, पायलट भी बनना चाहता था, एक्टर भी बनना चाहता था, डायरेक्टर भी बनना चाहता था, बहुत सारी चीजें। तो एक क्विक सॉर्ट ऑफ कि बचपन में आप क्या बनना चाहते थे या क्या क्या बनना चाहते थे। रेणु जी, आपसे शुरुआत करते हैं। सभी को मेरा नमस्कार। जैसे कि मैं बचपन में बड़ी होकर टीचर बनना चाहती थी, जो किसी कारणवश नहीं बन पाई, और क्योंकि मुझे पेरेंट्स सपोर्ट नहीं मिला। मैं ये चाहती थी ताकि मैं और बच्चों को अच्छी शिक्षा दे सकूं। आगे अगर मुझे सपोर्ट मिलता तो मैं जरूर बनती, पर मैं एक अच्छी पेरेंट्स बनी हूँ। स्कूल में भागीदारी लेती हूँ। थैंक यू। थैंक यू। कोमल। मैं भी थोड़ा सा सारांश जैसी थी मुझे भी बहुत कुछ बनना था। समय के साथ मेरे टेस्ट चेंज होते रहे। तो मुझे बचपन में टीचर बनना था, क्योंकि मैं अपने घर पे ही खुद ही टीचर बन जाती थी, खुद ही स्टूडेंट बन जाती थी और रोल प्ले करती थी। उसके बाद जब थोड़े से बड़े हो गए, उसके बाद लगा कि कुछ अकाउंट्स में करेंगे, अकाउंटेंट बनेंगे या सीए करेंगे, सीएस करेंगे। बट बहुत सारी चीजें होती हैं आप जब बड़े होने लगते हो, तो वो भी पॉसिबल नहीं हो पाया। तो आई ज्वाइंट एज अ सोशल वर्कर, वॉलंटियरशिप बेसिस पर मैंने एक ऑर्गेनाइजेशन में ज्वाइन किया। उसके बाद मुझे नहीं पता कि मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मैं मास्टर्स कर लूंगी सोशल वर्क में, और फाइनली मैं ऐसा कुछ काम कर रही होंगी जो सोशल चीजें, सोशल बदलाव लाता है, समाज में कुछ बदलाव लाता है। तो आज मैं कुछ ऐसा कर रही हूँ, और आई प्राउड ऑन दैट कि हम जब कहते हैं कि आपको ये बदल नहीं रही हैं चीजें, तो शायद वो कंट्रीब्यूशन आपको खुद करना होता है। और वो मैंने लर्न किया है कि जब आप खुद में बदलाव करते हो, तब आप शायद समाज में बदलाव ला पाते हो। तो आज मैं इसलिए सोशल सेक्टर में काम। थैंक यू। थैंक्स कोमल। गीता जी। नमस्कार सभी को। मैं भी जो है ना, चंचल प्रवृत्ति का जैसा बालक होता है, हर दिन वो अलग बदल, मतलब अपने इसमें कुछ ना कुछ अलग बनना चाहता है। तो आज से 30-35 साल पहले की बात अगर करूँ, तो मुझे लगता है कि सबसे पहले अगर लड़कियां हैं, तो लड़कियां सबसे पहले टीचर ही बनना पसंद करती है, और लड़के जो है वो पुलिस में जाना या सैनिक बनना पसंद करते हैं। जो मैं आज भी अपने बच्चों के बीच में अगर कोई प्रश्न पूछती हूँ, तो वो यही बोलते हैं। तो मेरा भी ऐसा ही था कि स्टार्टिंग में हम टीचर बनना चाहते थे। फिर उसके बाद कभी न्यूज़ रीडरिंग अगर देखती थी, तो मुझे न्यूज़ रीडर बनना बड़ा अच्छा लगता था। सोचती थी कि न्यूज़ रीडिंग करूँगी, हिंदी में मतलब अच्छा ये है, तो हिंदी में मैं न्यूज़ रीडिंग का न्यूज़ रीडर बनूँगी। उसके बाद मैंने भी बीकॉम किया, जैसा अभी उन्होंने बताया कि सीए करना चाहती थी, या तो ऐसा कुछ पॉसिबल नहीं हो पाया। लेकिन फिर मैंने बीएड किया, और बीएड करने के बाद मैं जो है सरकारी स्कूल में पिछले 28 साल से पढ़ा रही हूँ, और मुझे बहुत खुशी मिलती है जब एक-एक बच्चा कुछ अच्छा सीखता है, तो वो प्रेरणा मुझे और आगे लेकर जाने की कोशिश करती है। थैंक यू। थैंक यू गीता जी। बड़ा अच्छे से आपने एक जेंडर डिस्ट्रीब्यूशन भी बताया कि क्या हो जाता है कि लड़कियां क्या बनना चाहती हैं और लड़के क्या बनना चाहते हैं। बिल्कुल सही बात है। मृणाल जी, बताना चाहेंगी? यस,
Good morning, everyone. Just like everyone else, I think मला पण खूप वेगवेगळ्या गोष्टी आणि प्रोफेशन्स I wanted to think of doing, and like all kids, one of my parents are teachers, so teaching something which was there very common at home. तर टीचर बनायचं होतं, सिंगर भी बनना था. Book writing is something still that is there. And like Geeta ji did say, news reading is something I really wanted to do. So these are some of the things I wish to pursue as a child. थैंक यू मैडम। मैं उम्मीद करूंगा वो बचपन कभी खत्म ना हो, आने वाले समय में आप जो और बनना चाहें और करना चाहें वो जारी रहे। और इंटरेस्टिंग है कि आप लोगों ने अपने अपने सपने बताए, और बार बार ये एक सवाल जो चलता है वो ये चलता है कि इन सपनों को पूरा करने में ये स्कूल और फैमिली के दोनों की साझेदारी बड़ी जरूरी है। और मेरा पहला सवाल है, और मैं थोड़ा सा इसको अलग तरह से पूछता हूँ। लोग बोलते हैं साझेदारी जरूरी है, कोलैबोरेशन जरूरी है, पर क्यों जरूरी है? मुझे कभी कभार लगता है कि अगर स्कूल अच्छे से अपना काम करे, फैमिलीज अपने से अच्छे से अपना काम करें, तो क्या हमें कोलैबोरेशन की एक्चुअल जरूरत है? ये क्यों नीडेड भी क्यों है इस समय में? और मैं थॉट्स लेना चाहूंगा एंड ओपन अप द कॉन्वर्सेशन। अगर किसी को भी कोई थॉट्स हैं कि कोलैबोरेशन, साझेदारी क्यों जरूरी है, तो उस पर चर्चा करते हैं। सारांश, मैं ऐड ऑन करना चाहूंगी। सो मतलब अगर स्कूल अपना काम करे और पेरेंट भी अपना काम करे, और हम ये नहीं कह सकते कि वो नहीं करते। आप किसी भी पेरेंट से मिलोगे, वो बोलेगा मैं अपना रोल बहुत अच्छे से निभा रहा हूँ, टीचर बोलेगा मैं अपना रोल बहुत अच्छे से निभा रहा हूँ। बट जब साझेदारी आती है, जब वो आपस में मिलकर बैठकर चीजें करते हैं, तब शायद हम वो आइडेंटिफाई कर पाते हैं कि क्या आप अपना रोल कर पा रहे हो। क्योंकि अगर मुझसे पूछोगे, मैं बोलूंगी मेरे अंदर तो कोई कमी नहीं। अपने अंदर की कमियां बहुत कम होता है कि हम एडमायर कर पाते हैं या उस पर काम कर पाते हैं। शायद हमें पता भी होता है कि हमारे अंदर ये कमी है, बट हम उस पर काम नहीं करना चाहते या उसको मानते ही नहीं है कि ऐसा है। तो जब साझेदारी आती है, साझेदारी आना, जैसे हम बोलते हैं कि हम जब कम्युनिटी में जाते हैं कि ये तो मम्मी का काम है, ये तो पापा का काम है। जैसे अभी गीता मैम ने बताया कि लड़कियां ये बनना चाहती हैं और लड़के ये बनना चाहते हैं, तो वो शायद इसलिए हमेशा हमारे माइंड में आता है क्योंकि कम्युनिटी से वो चीजें ऐसे आती हैं। हम जिस समाज में रहते हैं वहां पर बोला जाता है कि पिंक कलर लड़की का है, ब्लू कलर लड़के का है। अगर वो पहन भी लेना लड़के पिंक कलर, तो हम ही उनको बोलने लगेंगे। तो जब समाज या टीचर और पेरेंट आते हैं साथ में, जब हम कहते हैं मम्मी पापा दोनों का एक साथ बच्चे को आगे बढ़ाना जरूरी है। जितना इम्पोर्टेंट मम्मी का रोल है बच्चे की पढ़ाई में, उतना इम्पोर्टेंट पापा का है। तो उतना ही रोल टीचर का है, उतना ही रोल पेरेंट का है। तो जब वो साझेदार बनते हैं, जब वो आपस में मिलकर बच्चे की पढ़ाई में बताते, क्योंकि टीचर से जब पेरेंट मिलेगा तभी टीचर बता पाएगा कि बच्चा कौन से सब्जेक्ट में अच्छा है, किसमें इसको और मेहनत की जरूरत है। और पेरेंट भी बता पाएगा कि मैम ये घर में ये चीजें करता है, मैं इसको दूर करने के लिए क्या करूं। टीचर के पास 50 बच्चे और वो 50 अलग बिहेवियर के बच्चे, अलग नेचर के बच्चे हैं, पर टीचर के पास हर बच्चे के लिए कुछ ना कुछ अलग होता है। बट जब वो पेरेंट के पास होता है, पेरेंट बहुत बार होता है कि पेरेंट एक स्टॉपेज लगा जाता है कि अरे मुझे नहीं पता। जब मुझे नहीं पता तो उसमें टीचर मदद कर सकता है, और बच्चे को बेहतर जानने में एक अभिभावक एक टीचर की मदद कर सकता है। तो जब हम साझेदारी करते हैं टीचर पेरेंट, तो मुझे लगता है कि बच्चे की ग्रोथ में इम्प्रूवमेंट होता है। या थैंक यू। जी जी मैम। हाँ जी मैम। Yes. So I have written a couple of points while Komalji was speaking. So one of the most important things I feel is in collaboration to understand the background of the child, where the child comes from, whether it is the financial aspect, the social aspect, which the more we understand and collaborate with families, the hand holding is greater for a child.
Also, there is open communication between all stakeholders, whether it is the teacher or the child or the parent. And the child also feels that the teacher is concerned about him over and above the academics when there is a relationship built between the parent and the teacher. Also, then learning is something which becomes a shared. जो learning है वो सिर्फ सीमित नहीं रहती कि just up to the school. It also becomes a sharing. There's a shared responsibility between the parent at home and the child. And I think once we involve the parents and there is greater collaboration, we as teachers and educators also feel that the role of parent is important, because earlier I was teaching in a different setup of school. Right now I'm in another school, and the background of the parents is totally different. And I realized, I think, only in the past 10 years and not earlier, unfortunately, that how great the role of a parent is and how good it is to collaborate with them, so that we also value the role of the parent. The parent learns to value the role of the teacher. Yes. थैंक यू मैम, थैंक यू। और मैं एक सॉर्ट ऑफ ऐड करना चाहूंगा, जब हम पेरेंट्स बोल रहे हैं तो वी आर इंक्लूडिंग केयर गिवर्स आल्सो। सो सिंपल पेरेंट नहीं हो सकता है, बच्चे दादी के साथ हो, नानी के साथ हो, किसी और के साथ भी हो, तो कोई भी केयर गिवर है, उस कॉन्टेक्स्ट में बोल रहे हैं। गीता जी, आप ऐड करना चाहेंगी कुछ? जी, जी, हाँ। देखिए, जैसे मैं एक स्कूल अध्यापिका हूँ, तो मेरा तो केंद्र बिंदु बालक है। बच्चा ही मेरे पास जब आता है, तो ज़रूरी नहीं वो पूरी तरह परिवार से परिपूर्ण रहता है या उसको हर चीज़ पाठशाला से परिवार से मिल रहा है। तो ऐसे वक़्त पर पाठशाला या टीचर जो है उसको बहुत सारी तरह से भावनात्मक और सामाजिक जीवन से परिचित कराता है। कई पेरेंट्स ऐसे होते हैं जहाँ जो स्कूल में मैं हूँ, वहाँ के पेरेंट्स जो हैं कभी-कभी जो है सैटरडे संडे ही मिलते हैं, क्योंकि सवेरे निकल जाते हैं, रात को आते हैं, तो उनके पास इतना वक़्त नहीं होता कि वो बच्चों को देख सकें। मैं तो कभी-कभी ऐसा कहती हूँ कि बच्चे जो टिफ़िन मिड डे मील खाते हैं, उनका टिफ़िन भी वो कभी-कभी धो नहीं पाते हैं, दूसरे दिन हम धुलवाते हैं। तो मैं ऐसा ब्लेम नहीं कर रही हूँ कि पेरेंट्स पूरी तरह नेगलेक्ट करते हैं, लेकिन कभी-कभी ऐसा होता है कि बच्चों के लिए वो उतना समय नहीं दे पाते हैं। जब वो बच्चों के लिए इतना समय नहीं दे पाते, तो आप भावनात्मक या फिर उनको बोलेंगे कि सामाजिक जीवन के जो गुण उनमें आने चाहिए, वो कैसे आएँगे? ऐसा नहीं है कि पेरेंट्स देना नहीं चाहते, लेकिन उनके पास भी कई समस्याएँ होती हैं। तो उन समस्याओं का निराकरण जो है, अगर एक टीचर उनको भावनात्मक और सामाजिक गुण के प्रति उसको तैयार करता है, तो ये एक समाज के लिए बहुत बड़ी साझेदारी है, क्योंकि आने वाले समय में वही बच्चा एक नागरिक बनेगा, और अगर उसके अंदर सामाजिक गुण नहीं आएगा, तो वो देश के प्रति, क्योंकि समाज से ही देश बनता है, तो अगर सामाजिक गुण उसमें सही समय पर डेवलप होंगे, तब वो जाकर के एक परिपूर्ण नागरिक बनेगा। तो मेरा मानना ये है कि अगर माता-पिता कहीं बच्चे अगर उपेक्षित रहते हैं माता-पिता से, तो ऐसे समय में टीचर, स्कूल, जो एनजीओज़ काम कर रही हैं हमारे स्कूल में आके, उनका बहुत बड़ा भागीदारी है, साझेदारी है, जो उनको परिपूर्ण बनाने में मदद करता है। जैसे मैं एक एग्ज़ाम्पल दे सकती हूँ कि एक प्लेन कपड़ा हमारे पास होता है। तो जब हम टाई एंड डाई के लिए करते हैं, तो उसको डिज़ाइन को बाँधना पड़ता है, सही तरह से बाँधना पड़ता है, सही तरह से रंग देना पड़ता है, तब जाके वो एक सुंदर वस्त्र के रूप में हमारे सामने आता है। तो उसी तरह ये जो हमारी पाठशाला है, हमारे टीचर्स हैं, समाज के लिए जो काम करने वाले सामाजिक लोग हैं, वो एक तरह से परिपूर्ण नागरिक के रूप में हमारे बच्चों को आगे लेकर जाते हैं। बस इतना ही मेरा कहना है। थैंक यू। थैंक यू गीता जी, थैंक यू। रेणु जी, कुछ ऐड करना चाहेंगे? क्यों हाँ, जरूरी है? बिल्कुल। जैसे कि गीता जी, कोमल जी ने कहा, पेरेंट्स और टीचर की भागीदारी बहुत ज़रूरी है। पेरेंट्स अपना काम कर रहे हैं, टीचर अपना काम कर रही है। उसके बाद भी जैसे कि पेरेंट्स जब टीचर से मिलते हैं, तो बच्चा किस विषय में अच्छा है, कहाँ उसको सपोर्ट की ज़रूरत है। जैसे कि पेरेंट्स ये बोलते हैं कि मैं अपना पूरा समय अपने बच्चों को दे रहे हूँ, उसके बाद भी बच्चा औरों के सामने नहीं बोल पाता। तो जब तक हम टीचर से बात नहीं करेंगे, तो बच्चे की प्रतिभा को नहीं निखार सकते। तो इसलिए
जिस तरह शेड्यूल बिल्कुल बिजी है पेरेंट्स का, तो अपने समय से समय निकाल के हमें जरूर टीचर से बात करनी चाहिए। तो यहाँ टीचर और पेरेंट्स की भागीदारी बहुत जरूरी है। थैंक यू सारन जी। एंड मैं मृणाल मैडम का जो पॉइंट था अराउंड बैकग्राउंड बच्चों का समझ सकें ताकि वो और डेवलप हो सके, आई थिंक वो एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है साझेदारी के लिए। आई थिंक आपने ये बात करी कि क्यों जरूरी है, और मुझे उम्मीद है कि आप लोग स्कूल से जुड़े हुए हो, कुछ पेरेंट्स भी रहे हो, कोई एक ऐसा मोमेंट जहां लगा हो कि ये साझेदारी बहुत अच्छे से नजर आई हो। और कोविड का समय रहा है, कठिन स्थिति रही है सभी लोगों के लिए, उस दौरान पेरेंट्स के ऊपर भी, फैमिलीज के ऊपर भी काफी प्रेशर था, केयर गिवर्स के ऊपर काफी प्रेशर था, किस तरह से कंटिन्यू करना है। तो कोविड के दौरान, कोविड से पहले जहां दिखा हो ये साझेदारी की वजह से काफी फर्क पड़ा है। एंड मैं इस बार बिगिन करना चाहूंगा, मृणाल मैम आप बिगिन करना चाहेंगे? Yes, so there are two aspects. One is pre-COVID and one is during COVID and post. So before COVID also, our school, we are happy to say that we have been able to support children from various backgrounds and various learning abilities and difficulties. In fact, I would say all of us have some or the other disability and none of us is perfect. Everybody has something missing. So we've had various kids, coming from different social backgrounds, and I have a very good set of teachers, very good team, and because keeping them in mind, I know that I have been giving admissions. Even I have a child whom I admitted who was waist down paralyzed. We are not a specialized school who can cater to various needs, but we are trying our level best. We also admitted a child with a congenital heart defect, the child with borderline autism, and various other things. And my jackpot is my teachers because they are the ones who are in the class, and most of them have been very, very receptive, very patient most of the times because we are human beings, we cannot have 100% of patience continuously, but our teachers are doing a good job speaking with the parents. We have also been doing home visits prior to COVID, nothing in COVID or now. So our work in that area has stalled. So just looking at the child who, is based down paralyzed, he, we admitted him in junior KG. Right now is in first standard, and the teachers in junior KG. I would say there was not collaboration only with the teacher and the child, and teacher and parent. Between the children also, the children were so comfortable. The children did not see the child different. They were seeing the child like a regular kid who was in a chair, and they were very happy with the class. The class teacher also, in fact, I told me that they would be happy. He would have started having friends. He was very quiet. He's open now. He's in standard one. His mother is his primary caregiver in the class right now. But I'm very happy that he, with support, with some kind of support, his legs are moving. So there's a lot of happiness which is there simply because all the stakeholders were involved in this effort of letting the child grow. When I'll just take a minute more, when the child came to us, the parents were completely broken. So all those who are listening, if you're in charge of giving admissions or are affluent enough for influencing certain schools, these parents were rejected. Child was rejected. They went to school to get just an admission for a 3.5-year-old child, which is, I don't know what kind of state situation is around all of us, and it's very heartbreaking to see this thing. So if it's within your view, I mean within your influence or saying something which you can do about giving admissions to children, I think that is where we wouldn't need to talk about inclusion separately or even have a summit. I hope that day comes soon. Yes. थैंक यू मृणाल मैम। और अगर मैं बात करूं, जो मृणाल मैम बात कर रहे थे, वो बात कर रहे थे किस तरह से उनके टीचर्स ने एक्टिव रोल प्ले किया फॉर अ चाइल्ड विद डिसेबिलिटी, और किस तरह से कोशिश करी उनके पेरेंट्स से बातचीत करने की, होम विजिट्स किया है। नाउ द चाइल्ड, जब वो आया था
जहां वो उसको बात करने मुश्किल होती थी, अभी द चाइल्ड इज हैप्पी, इज एबल टू टॉक, और ये कोलैबोरेशन वो देख पाए। मेरा सवाल रेणु जी आपसे है, मैं थोड़ा सा इसको बदलता हूँ। कभी कभार हम कम्युनिकेशन की बात करते हैं कि टीचर पेरेंट से बात कर ले, क्या बात करना और कोलैबोरेशन सेम है या कोलैबोरेशन में कुछ अलग चीजें आती है? बातचीत करना और कोलैबोरेशन, बातचीत के जरिए टीचर और पेरेंट्स की साझेदारी बढ़ती है, और टीचर बच्चे के बारे में जानकारी देती हैं और पेरेंट्स अपनी समस्या बता पाते हैं, तो यहाँ पे साझेदारी बढ़ती है। बढ़िया। मैं आपके पॉइंट व्यू जरा, एक आपने बोला एक तो बताते हैं और सुनते हैं, तो दोनों का एक शायद मिश्रण है कोलैबोरेशन में। पर गीता जी अगर मैं आपसे पूछूं कि क्या सुनना और बोलना, क्या ये कोलैबोरेशन है, क्या इस पर कोलैबोरेशन खत्म होता है? नहीं नहीं, सुनना और सुन करके उसके लिए जो समस्या हमारे सामने, उसका निराकरण करना, और उस निराकरण के लिए जो हम अमल में लाते हैं कई चीजों को, जैसे अगर कोई बच्चा है, अगर वो होमवर्क नहीं कर रहा है, तो हो सकता है होमवर्क करने में उसकी अरुचि हो, रुचि नहीं लेता हो, लेकिन होमवर्क करवाना पेरेंट्स का और टीचर्स का, दोनों का साझे। गीता में आप म्यूट पे चले गए। आई थिंक हाँ हाँ जी गीता मैम, अब हाँ, तो मैं कह रही थी कि होमवर्क का जो रूप है वो बदलना चाहिए जी। अगर ज्यादा होमवर्क है, कुछ बच्चे को अगर करने में अरुचि है, तो टीचर को उसमें बदलाव लाना चाहिए। जी जी और बदलाव लाना भी जरूरी है, तभी जी, वो जी, बच्चा करेगा, तो हमारी राइट जो एम्स है वो अचीव हो राइट। पाएंगे। तो खाली बोलना और सुनना नहीं, उसको करने के लिए उसमें बदलाव लाना जरूरी है। राइट राइट राइट। मेरे हिसाब से केवल मौखिक ही नहीं, उसको लिखित या अलग रूप में जो है हमको उसको करना पड़ेगा। समझा। इंटरेस्टिंग है कि सुना, बोला, बातचीत हुआ, कुछ अमल मिला, कुछ किया। पर कोमल मेरा तुमसे सवाल है कि ये सारा का सारा बड़ा इंडिविजुअल है, राइट? तो अगर पेरेंट और टीचर ने किया तो हो गया, नहीं किया तो नहीं हुआ। पर क्या इसमें हमारी सिस्टम का, स्कूल की शिक्षा नीति का कोई एक रोल है क्या? अगर वो रोल है तो क्या लगता है किस तरह का रोल है जो हमारी सिस्टम, हमारी शिक्षा नीति प्ले कर सकती है ये कोलैबोरेशन करने के लिए और अच्छा? सो जैसे मैम ने बोला या रेणु जी ने बोला, गीता मैम ने बोला कि सुनना, सुनाना या उसे इम्प्लीमेंट करना, फिर वो साझेदारी। तो मुझे लगता है इम्प्लीमेंट के बाद भी बहुत सारी चीजें हैं। अगर मैं अपना एक्सपीरियंस बताऊं मेरे कुछ स्कूल्स का, तो टीचर वांट्स टू टॉक विद पेरेंट्स, वो चाहते हैं। तो हमेशा जब बोलते थे पीटीएम रखना है तो वन वे जाता था। वन टाइम आई सेड कि मैम ऐसे पीटीएम नहीं होता है कि आप भी तो एक पेरेंट है, आपको स्कूल में बुला के आपके बच्चे के और बोले कि आप बैठिए आधा एक घंटा और आपको सिर्फ सुनना है, सुनना है, सुनना है। और अगर मैं भी अपने आप को इस जगह रखूं तो क्या आप जाएंगे? क्या वो वैल्यू ऐड करता है जब आप बोलते हैं कि पीटीएम में बुलाते तो बट आते नहीं है? देन शी सेड कि आप क्या ऑफर करना चाहते हो? मैंने कहा ऑफर ये है कि क्लास वाइज पीटीएम करा के देखिए। क्लास वाइज होगा तो हर टीचर पार्टिसिपेट करेगा और पेरेंट्स से इंटरेक्ट कर पाएगा। एक पेरेंट क्यों आता है अपने बच्चे की पीटीएम में? वो अपने बच्चे के लिए जानने आता है। आई नो कि स्कूल का और स्कूल में क्या चल रहा है वो जानना भी उतना इम्पोर्टेंट है, बट मेरा बच्चा स्कूल में क्या कर रहा है, वो कितना अच्छा हुआ है, किसमें मुझे उसे सपोर्ट करना है, वो जानना भी उतना इम्पोर्टेंट है। अब वो बोलते हैं कि हाँ ये करना तो हम भी चाहते हैं, लेकिन हमारा जो सिस्टम है कभी कभी वो हमको अलाउ नहीं करता है। हमारे पास इतना सारा और भी काम आ जाता है कि हम वहां बिजी हो जाते हैं। तो मुझे लगता है कि जो शिक्षा नीति है कि टीचर है उसके साथ उसको क्लैरिकल वर्क भी दिया जाता है, तो क्या हम वो कम करें या अपनी शिक्षा नीति में ही, शिक्षा नीति में सिर्फ कि बच्चों को पढ़ाना इस तरीके से है, राइट। शिक्षा नीति में हम ये भी ऐड करें कि पेरेंट के साथ आप कैसे साझेदारी बढ़ाएं।
वो पॉइंट हम ऐड क्यों नहीं कर पा रहे हैं अभी तक? आई थिंक वो अभी तक है भी नहीं कि उसका थोड़ा सा पार्ट आया कि एसएमसी के थ्रू आते हैं, स्कूल मैनेजमेंट कमेटी के थ्रू आते हैं, जिसमें थोड़ा बदलाव हुआ क्योंकि वहां पर, लेकिन वहां पर भी एक लिमिटेशन है। वहां पर आपके 12 पेरेंट मेंबर ही आपसे जुड़े हैं और फिर वो जाकर आपकी बात आगे पहुंचाते हैं और पेरेंट्स को जाकर बताते हैं। बट वो जब हम बोलते हैं कि आपको अपने बच्चे को इस तरीके से पढ़ाना है अपनी क्लास में, जब शिक्षा नीति में कहा गया है कि क्लास में 30 to 35 स्टूडेंट होना चाहिए, तो क्लास में 60 बच्चा भी बैठा है, एक टीचर कैसे वो जो मतलब शिक्षा नीति जो कहता है वो कैसे आगे बढ़ाएगा? तो सिस्टम में आई थिंक ग्राउंड लेवल की चीजें कैसे ऐड ऑन करे, बहुत सारी चीजें मुझे लगता है करने की कोशिश भी की गई होगी और की भी जा रही है, बट ग्राउंड से चीजें उठाकर जब आप करेंगे तब आपको पता चलेगा कि वो वहां पर फिट इन होता है या नहीं होता है। क्योंकि मुझे लगता है बहुत सारी शिक्षा नीति में ऐसी चीजें जो फिट इन नहीं होती है। इंटरेस्टिंग पॉइंट आपने बोला कि पेरेंट टीचर मीटिंग में आ पाएंगे और ग्राउंड पे जो हो रहा है। मुझे याद है मैं एक बार किन्हीं पेरेंट्स से बात कर रहा था और बोला था आप क्यों नहीं आ पा रहे हैं पेरेंट टीचर मीटिंग? बोले छुट्टी नहीं मिलता है। तो मैं सोचा कि क्यों ऐसा कंपनीज में अलाउड नहीं है कि अगर पेरेंट टीचर मीटिंग है तो आपको छुट्टी लेने का हक होना चाहिए। इस तरह के नियम क्यों नहीं बनते? कोलैबोरेशन तो तभी बढ़ेगा। पर आई एग्री, शायद हमें सिस्टम लेवल पर भी चेंज करने की जरूरत पड़े। इस कॉन्वर्सेशन, सॉरी सारांश आपको इंटरप्ट कर, जहां पर हम बात करें कि टीचर और पेरेंट की साझेदारी, वहां पर समाज भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल रखता है। पेरेंट वांट्स टू गो, टीचर वांट्स कि पेरेंट भी आए, बट अगेन जैसे आपने बोला मेरा समाज मुझे अलाउड नहीं करता है। पेरेंट्स आना चाहता है पर उसको छुट्टी ही नहीं है, वो कहता है भाई मैं छुट्टी करके आऊंगा तो एक दिन का मेरा लेबर कट जाएगा, मैं अपने बच्चे को रात में खाना क्या खिलाऊंगा? पढ़ाई तो बहुत बात की बात आती है, मुझे बच्चे को पालने के लिए उसका बेसिक नीड खाना देना है। तो वो समाज भी आई थिंक उसमें बहुत महत्व रखता है। बिल्कुल, कभी कभार जरूरी हो जाता है, बस टीचर और पेरेंट को छोड़ दो, लोग आपस में कर लेंगे। इतने सारे जो लिमिटेशंस लगा देते हैं ना वो मुश्किल कर देते हैं। इंटरेस्टिंग। और कोमल आपने कुछ चैलेंजेस भी सॉर्ट ऑफ टच किए कि क्या चैलेंजेस आते हैं, राइट? कि कभी पेरेंट्स की खुद की बैंडविड्थ होती है, कहीं कहीं जाना है, मेरा काम है, टीचर्स की खुद की बैंडविड्थ है, क्लरिकल इश्यूज हैं, काफी सारी चीजें आती हैं वहां। मेरा एक सवाल है कि तो एक तो है सामाजिक दिक्कतें होती है, राइट? उनके पास काम ज्यादा है टीचर्स के पास, और ऊपर से ये और काम आ गया कि पेरेंट से बात करो, और पेरेंट के पास अलग अपना काम है, वो छोड़ के इधर पे आना। पर इसके अलावा क्या चैलेंजेस दिखते हैं जब आप कोलैबोरेट करने बैठते हैं? आपने क्या चैलेंजेस महसूस किया है, देखा है, जो लगता है एक्चुअल में इस कोलैबोरेशन को रोकता है? और अगर गीता जी इस बार अगर आप शुरू करना चाहें कि क्या चैलेंजेस आते हैं? हाँ, जैसे कि कोमल ने बताया कि बहुत सारी चीजें जो हम लोगों को स्कूल के, जो हम लोगों का क्लरिकल वर्क है इतना बढ़ जाता है कि कभी-कभी हम बच्चों को चाहते हुए भी उतना नहीं दे पाते हैं जितना हम देने की कोशिश करते हैं। अभी पैंडेमिक में भी बहुत सारी बातें ये सामने आई हैं कि 6 घंटा जहाँ हम रहते थे वहां हमको 2 लेक्चर्स लेकर के सेटिस्फाई हो तो नहीं जाते थे, लेकिन करना पड़ता था अपने आप को। तो ऐसे में हमारे बच्चों के सामने जो है एंड्रॉइड फोन नहीं थे, कई बच्चों के पास एंड्रॉइड फोन नहीं थे, कई बच्चे फिर हम लोगों से ऑनलाइन तो जुड़ नहीं पाते थे, ऑफलाइन हम जुड़ नहीं पाते थे, वो समस्या हमने देखी। फिर इसके दौरान जो बच्चे ऑनलाइन हमसे जुड़ नहीं पाते थे, अब जब वो क्लास में आए हैं तो गैप आ गया है। जो बेसिक वो लोग पढ़ पाते थे वो अब उनके उतने, ऐसे-ऐसे बच्चे हैं जो अच्छे से किताब पढ़ लेते थे लेकिन अभी पढ़ नहीं पा रहे हैं। तो उनका जो गैप समय स्कूल के दूर रहकर हुआ है, वो भी हमारे लिए चैलेंजिंग है। उसपे हम लोगों को गवर्नमेंट की तरफ से जो अभी आया है वाचन लेखन अभियान, उससे हम कर तो रहे हैं, लेकिन उतना जो है सफलता हम लोगों को मिल नहीं पा रही है। क्योंकि बच्चा जो है 2 साल स्कूल से दूर रहा है, वो जल्दी स्कूल आना नहीं चाहता। अगर वो आ रहा है, तो क्लास में बने नहीं रहना चाहता, क्योंकि वो
6 घंटे या समझ लीजिए 4 घंटे भी हम उसको एक जगह पर बिठा नहीं सकते। तो ये सारे चैलेंजिंग अब हमारे सामने आ रहे हैं। और फिर कुछ अगर कुछ बीमार है, उसके कारण उसका लंबा गैप है, कोई पारिवारिक समस्या के कारण फिर वो गाँव में रुका हुआ है। ये सारे चैलेंजिंग जेस हमारे सामने हैं, लेकिन हम चाह रहे मतलब आने वाले समय में ज़रूर ये आशा करते हैं कि ये सारे चैलेंजेस हम ने कोशिश करेंगे कि ये ठीक हो पाए। मैम गीता जी, एक तो ये जो चैलेंजेस आपने बताई एक्चुअल में अभी आ रहे हैं कोविड के बाद जब बच्चे स्कूल आ रहे हैं, हाँ। पर मैं आपसे पूछना चाहूंगा, तो आपको पता है ये चैलेंजेस आ रहा, आपको पता है कि इसके लिए पेरेंट्स से, केयर गिवर से बातचीत करना होगा, उनके साथ साझेदारी में काम करना पड़ेगा। आपको अभी क्या रोक रहा है या क्या बैरियर्स आ रहे हैं, दुविधाएं आ रही हैं ये एक्चुअल में करने में? ये एक्चुअल में एक तो पालकों से हम लोगों की मीटिंग हम लोग लेते रहते हैं। दूसरी बात ये है जब कि ऑनलाइन में हमारे ग्रुप्स बन गए हैं, स्कूल ग्रुप, तो उसमें अगर कुछ समस्या होती है तो हम उसमें डालते हैं। पेरेंट्स अभी जो है हमको कांटेक्ट करके फ़ोन पे के द्वारा बताते हैं कि मैडम ऐसा-ऐसा है, या जो भी कुछ प्रॉब्लम होती है उसका निराकरण अब हम पहले कहते हैं कि नहीं, जो हमारी दूरी थी वो ज़्यादा थी। अब फ़ोन के कारण जो है हम ज़्यादा नज़दीक आ गए हैं। अगर कोई समस्या है भी, तो हम उसको क्या है फ़ोन के द्वारा उन तक पहुँचाते कि आज आपका बच्चा नहीं आया है, या आपका बच्चा वाचन में कमज़ोर है। उसको जो है मतलब मेरे पास कुछ ऐप्स हैं, उनको मैं भेज देती हूँ। उसके द्वारा जो है वो थोड़ा-सा होमवर्क टाइप करके बच्चे जब आते हैं तो उनको मैं पिछला ये जो दिया गया है उससे आगे बढ़ाने की कोशिश करती हूँ। एक पेरेंट पर्सपेक्टिव भी लेते हैं। रेनू जी, क्या चैलेंजेस आते हैं आपको टीचर्स के साथ कोलैबोरेट करने में? क्या दुविधाएं आई हैं, पास्ट में भी आई हुई हैं, अभी जब बच्चे वापस कोविड से स्कूल जा रहे हैं, तो क्या परेशानियां आ रही हैं एक्चुअल कोलैबोरेशन करने में? मैं पहले बताना चाहूंगी शरद जी, लॉकडाउन से पहले क्या थी कि टीचर मतलब स्कूल में पेरेंट्स अलाउड नहीं थे, टीचर बात नहीं करती थी, बच्चे के बारे में कोई जानकारी नहीं मिलती थी, क्या क्लास वर्क चल रहा है, होमवर्क क्या दिया, या जो बच्चे ने होमवर्क किया वो चेक भी नहीं किया जाता था। अगर मैं पीटीएम मीटिंग की बात करूं तो पेरेंट्स को पता ही नहीं कि कब मीटिंग है, कितने बजे है, कहाँ पे होनी है। जैसे कि मैम ने बताया कि बच्चा किस विषय में मतलब वीक था और कहाँ सपोर्ट की थी, ये भी मतलब पेरेंट्स को कोई जानकारी नहीं थी। जिसने पूछा उसको पता चल गया, जिसने नहीं पूछा उसके लिए कोई जानकारी नहीं थी। तो जहाँ बच्चे का लेवल था, अ, खासकर मैं एमसीडी स्कूल की अगर बात करूँ तो जहाँ लेवल था वहीं का वहीं था, कोई इम्प्रूव नहीं था। मैं टीचर का भी कसूर नहीं बोलूँगी क्योंकि स्कूल में भी बहुत काम होते हैं। अब लॉकडाउन के बाद से जैसे गीता मैम ने बोला कि व्हाट्सएप के ज़रिए बच्चे जुड़े हैं टीचर से, तो पेरेंट्स को अब एक-एक जानकारी मिल रही है। कब स्कूल में पीटीएम मीटिंग है, अगर बच्चा जैसे स्कूल आते-आते घर तक वो भूल जाता है बताना मम्मी-पापा को। पर अब हमें व्हाट्सएप ग्रुप की जगह इन्फॉर्मेशन मिल रही है कि आज आपकी पीटीएम मीटिंग है, इस टाइम पे है, इतने बजे है, पेरेंट्स को ये जानकारी मिल रही है। दूसरा एनसी लेके बच्चों को स्कूल आना है। अभी जैसे मेरी बेटी 10th क्लास में है, उसका एडमिट कार्ड मिला, तो इसकी जानकारी भी व्हाट्सएप ग्रुप के ज़रिए आई कि पेरेंट्स को स्कूल में आना है एडमिट कार्ड लेने के लिए। फेयरवेल हुआ, टीचर तो स्कूल में क्या चल रहा है, पूरी इन्फॉर्मेशन मिलती है। जैसे मैम ने बताया कि पर्सनली भी टीचर कॉल करके बता रही है कि आपकी ये आईडी कंप्लीट नहीं है, बच्चा हिंदी में सही से लर्निंग नहीं कर पा रीडिंग नहीं कर पा रहा, या इंग्लिश में उसको मेहनत की ज़रूरत है, या बच्चे की अटेंडेंस कम हो रही। ये पूरी इन्फॉर्मेशन मिल रही है ऑनलाइन जुड़ने से। और अभी जैसे गीता मैंने बताया कि बच्चे 2 साल घर में थे, स्कूल जाने का मन नहीं करता, सीढ़ी चढ़ने का मन नहीं करता, उनका काम करने का मन नहीं करता। तो जैसे ही वो आदत छूट गई है, तो उसको कंटिन्यू लाना थोड़ा मुश्किल हो रहा है। जैसे पहले बच्चे खुद ही बोलते थे मुझे स्कूल जाना है, अब उनको लगता है अरे मम्मी स्कूल जाना पड़ता है, पढ़ना पड़ता है। पर ज़्यादा अब अच्छा लगा कि जो 2 साल का गैप है उसके बाद टीचर अब ज़्यादा ध्यान दे रही है बच्चों पे। तो मुझे बहुत खुशी होती है कि टीचर अब ऑनलाइन के ज़रिए सारी इन्फॉर्मेशन मिल रही है। बच्चे की मुझे एक-एक एक्टिविटी का पता चल रहा है। तो थैंक्स टू लॉकडाउन के बाद की। और जो प्रॉब्लम जैसे गीता मैंने बोला कि पेरेंट्स के साथ है, जो गाँव में भी चले गए हैं, पर फिर भी टीचर उनको कांटेक्ट कर रही है। अगर उनके पास व्हाट्सएप नंबर नहीं है तो पड़ोस का नंबर लेकर उसको ग्रुप में जॉइन किया जा रहा है कि बच्चा मतलब किसी ना किसी थ्रू पढ़ना सीखे। और जैसे ऑनलाइन ऐप बताई जा रही है बच्चे की इंग्लिश के लिए, हिंदी के लिए।
उसके जरिए भी काफी मदद मिल रही है। और अभी जैसे मिशन बुनियाद शुरू हुआ है और जो बच्चे का 2 साल का लर्निंग गैप हो गया है, तो बच्चे के बुनियादों को ध्यान में रखते हुए शुरू से कंटिन्यू कराया जा रहा है। तो बहुत अच्छा लग रहा है सरकार की जो नई नीति आई है। थैंक यू सारन जी। थैंक यू रिंकी। मुझे हाँ लग सर, रहा मैं है यहाँ, आता हूँ मैम। मुझे लग रहा है कि एक एंड्रॉइड फोन देके व्हाट्सएप ग्रुप डाल दिया जाए और सबको व्हाट्सएप पे ग्रुप पे डाल दिया जाएगा तो कोलैबोरेशन हो जाएगा। मेरी तो समझ में ये आ रहा है। और मैं एक्चुअली मृणाल मैम से पूछना, मृणाल मैम ये सच है कि एक व्हाट्सएप ग्रुप बना देते हैं कोलैबोरेशन हो जाएगा? Well, during the pandemic, that was the only support. But जैसे रेणु जी ने कहा, अभी वो it has become an additional support. So it is something we now, since everyone is used to it, we don't need to get away with it. But it's an additional support, but not the support. Finally, you need the parent, the child, the caregiver right in front together to collaborate, of course. But since technology is there, using technology and making positive use of technology is very good. And concerning a question about challenge, so the challenges which I have seen are, first is a social issue. When we are trying to collaborate between the parents and the caregivers and the school, uh, certain parents don't find value in it at all because of the mindset. They feel कि आप 10वीं के बाद बॉयज तो दुकान पे बैठेंगे, कुछ बिजनेस कर देंगे छोटा मोटा, लड़कियों की तो शादी करने हैं. It is still going on. Unfortunately, this mindset is there. And therefore, why would they even attend a meeting, whether it's a PTA or a class meeting, or even if they are called? If they find value in it, some of them do attend. But we are struggling on that for a very, very long period. Second is, if children are facing difficulties, as parents, we don't want to accept that there is a difficulty, that there is a problem. Till the parents, the caregivers do not accept it, there is no one side, which is like the school just trying and trying really hard, nothing is going to happen. So that is second challenge that we face. And the third, which already I think Komalji has touched upon, whatever is required from the side of the government, most of our extremely precious time is not invested but totally wasted in collecting data that is not analyzed, data just kept God knows where, might be white ants are there all over the paperwork. So we would, rather use that time positively, make building relationships with our students, the caregivers of the students, or the parents, or the other stakeholders in the community which make a difference to the school. I थैंक hope यू। I've answered that. थैंक यू मृणाल मैम। और मैं एक बार कंसल्टेट करता हूँ। मृणाल मैम बात कर रहे थे कुछ सोशल चीजों को लेकर, पेरेंट्स वैल्यू फाइंड नहीं करते हैं कुछ चीजों को लेकर, स्कूल में जो कॉन्वर्सेशन होती है उसको लेकर, डिफिकल्टीज को एक्सेप्ट करना पेरेंट्स के लिए बड़ा मुश्किल होता है कि मेरे बच्चे को कोई मुश्किल आ रही है, तो जिस कारण से बैरियर होता है, जिस कारण से कोलैबोरेशन नहीं हो पाते, क्योंकि एक्सेप्टेंस नहीं होता है। तीसरा है डेटा एक बड़ा मुद्दा है जो कि कोलैबोरेशन करने में बड़ा मुश्किल करता है, क्योंकि पता चला आधा समय हमारा डेटा ही कलेक्ट करने में जा रहा है। पर मैं कोमल तुम्हारे पास आना चाहता हूँ, तुमने कोलैबोरेशन के लिए काम स्कूलों में भी किया है, तुमने व्हाट्सएप ग्रुप क्यों नहीं बनाया कोलैबोरेशन करने के लिए? आराम से हो जाता, फालतू में इतनी मेहनत करी। व्हाट्सएप एक एडिशनल सोर्स है, नो डाउट। शायद रेणु जी व्हाट्सएप का प्रयोग करती हैं, इसलिए रेणु जी के लिए वो वैल्यू ऐड कर रहा है, बट मेरा 100% पेरेंट ऐसा नहीं है। मेरे पास इतने मैं जिस प्रोग्राम में काम कर रही हूँ, और मैं बहुत सारे कम्युनिटी इवेंट्स किए गए, और वहां पर जब मैं पेरेंट्स से मिली तो मैंने बोला कि हमारा मिनिमम क्वालिफिकेशन है 8th पास, बट अगर आपको लिखना पढ़ना आता है तो आप आ सकते हैं, हमारी तरफ से कोई बैरियर नहीं है। क्योंकि ऐसा नहीं है कि कोई स्कूल नहीं गया तो कोई लिखना पढ़ना नहीं जानता है। मेरे पास एक मतलब एसएमसी मेंबर रही हैं वो,
जब मैं उनसे जुड़ी थी तब वो ना लिख पाती थी हिंदी, ना पढ़ पाती थी, बट नाउ वो अच्छे से हिंदी पढ़ भी लेती हैं और लिख भी लेती हैं। तो बस वो थोड़ा सा मोटिवेशन का जरूरत था। तो व्हाट्सएप ग्रुप नो डाउट एक एडिशनल सर्विस है जो एक वैल्यू ऐड कर सकता है, बट शायद 10 में से 4 लोगों को, मेरे बाकी के 6 लोगों के साथ। और पता है क्या होता है, मुझे ऐसा लगता है कि जब मैं कुछ मैसेज टाइप करती हूँ, वो शायद वो वैल्यू ऐड नहीं करेगा जो मैं अपने शब्दों से कहूंगी। तो जब हम बातचीत करते हैं, और जैसे बार बार रेणु जी के लाइंस में आता है इंफॉर्मेशन, जानकारी आती है, मुझे सारी जानकारी मिल रही है। तो कोलैबोरेशन इज नॉट अ इंफॉर्मेशन टेकन और गिवन प्रोसेस। सिर्फ मुझे जानकारी चाहिए या जानकारी लेनी नहीं है, लेने और देना नहीं है, मुझे बातचीत करना है। मैं वो जानकारी लेकर, मेरे कोई सवाल है या मुझे उस जानकारी से मुझे लग रहा है ये जानकारी मेरे लिए वेस्ट है, तो मैं ये अपनी बात कैसे पहुंचाऊं, या जो स्कूल वो जानकारी दे रहा है वो क्या वैल्यू ऐड कराना चाहता है उस इंफॉर्मेशन से, मेरे लिए वो साझेदारी है। तो अगेन वो एडिशनल सर्विस है, बट जब हमारा 1-to-1 कॉन्वर्सेशन होता है, वो जो वैल्यू ऐड करता है, आई थिंक ये सबमिट ना हो रहा होता, पैनल डिस्कशन ना हो रहा होता, हम अपने सारे विचार सवाल देते और हम लिख कर दे देते और ये प्रिंट हो जाता। बट जब हम डिस्कशन मोड में जाते हैं, बातचीत के मोड में जाते हैं, तो बहुत सारे पॉइंट्स आते हैं और वैल्यू ऐड होता है। मैं शायद आज जब इस समिट के बाद बैठूंगी तो मेरे पास मृणाल जी ने जितना शेयरिंग किया, गीता जी ने जितना शेयरिंग किया, या रेणु जी ने, वो मेरे लिए, मैं उसमें से कुछ पॉइंट्स आगे अपने काम में ऐड ऑन करना चाहूंगी। तो वो तभी होता है जब हम 1-to-1 कॉन्वर्सेशन करें। हाँ, उनको इनवाइट करने के लिए इट्स अ Right. वेरी गुड वे कि आपको हम बता देते हैं, पर वो मैसेज पढ़ा नहीं पढ़ा वो मैं कैसे चेक करूंगी। एंड तो कोमल, जो आपने बोला कि एडिशनल वो है, हाँ, पर अगर मैं थोड़ा सा और पीछे हटूं और पूछूं कि फिर क्या प्रिंसिपल्स क्या है कोलैबोरेशन के लिए? अगर हम चाहते हैं कोलैबोरेशन हो तो क्या किन चीजों का हमें ध्यान रखना होगा, या उनका निर्माण अगर करना है तो नींव में प्रिंसिपल्स क्या क्या है, उसके बारे में अगर कुछ बताना चाहें तो। आई थिंक सबसे इम्पोर्टेंट है बातचीत होना। वो बातचीत मेरी ऑन कॉल होगी, वो मेरे मोड्स है कि मैं व्हाट्सएप पर बातचीत करना चाहती हूँ, मैं उसमें कंफर्टेबल हूँ, मैम आपसे आकर स्कूल में 1-to-1 बात करना चाहते हैं, या मैं कॉल पे बात करना चाहती हूँ, वो मेरा एक मोड्स है। बट बातचीत होना, अगर मुझे साझेदारी करनी है, अगर मैं चाहती हूँ कि मुझे किसी के साथ मिलकर एक टास्क करना है, तो टास्क करने के लिए मुझे डिस्कशन करना होगा, मुझे बातचीत करनी होगी, तभी मैं उस पर काम कर पाऊंगी। तो बातचीत इज द नीव, मैं कहूंगी कि बातचीत करना है। बट वो कैसे हो सकता है, वो एक प्लानिंग में चला जाएगा, वो एडिशनल सर्विसेज में चला जाएगा। बट बातचीत होना, आप एक जगह एक प्लेस पर आना, एक पेस पर रहना कि आपके विचार क्या हैं, मेरे विचार क्या हैं, चलिए थोड़ा थोड़ा दोनों कॉम्प्रोमाइज करते हैं और बच्चे की बेहतर ग्रोथ में मदद हो, बच्चा बेहतर सीख पाए, उसमें मैं ये 4 कंट्रीब्यूशन देती हूँ, मैं ये 4 कंट्रीब्यूशन देती हूँ। तो आई थिंक वो एक मेरे लिए इम्पोर्टेंट है। और मैं क्विकली सबका थॉट्स लेना चाहूंगा। तो क्या प्रिंसिपल्स क्या है, कोमल ने कहा बातचीत एक प्रिंसिपल है कोलैबोरेशन के लिए, और क्या प्रिंसिपल्स हैं? अगर सबके थॉट्स ले पाऊं, रेणु जी अगर आप ऐड करना चाहें कि क्या किस चीज की आवश्यकता है बातचीत के अलावा। जैसे कोमल जी ने बोला कि मतलब बातचीत करने के लिए फेस टू फेस आपसी बातचीत का उसका बहुत काफी फर्क पड़ता है। इंफॉर्मेशन मिल रही है, स्कूल में जा रही हूँ मैं, फिर मैं वो देखूंगी भी कि मतलब टीचर क्या कन्वर्सेशन कर रही है और प्रिंसिपल कैसे एक्शन ले रही हैं। तो प्रिंसिपल क्लास वाइज क्लास जाके कि बच्चों को कंटिन्यू पढ़ रहे हैं, कहाँ दिक्कत आ रही है, कि टीचर क्या पूरा फोकस
बच्चे की पढ़ाई को लेकर कर रही हैं, तो बातचीत बहुत जरूरी है। तो मतलब स्कूल में जाना, इंफॉर्मेशन व्हाट्सएप के माध्यम के बाद स्कूल में जाना बहुत जरूरी है। थैंक यू। तो स्कूल में जाना, बातचीत करना। गीता जी, और क्या जरूरी चीज है कोलैबोरेशन के लिए? पालकों के बीच भी आपसी संपर्क। केवल टीचर और पेरेंट्स के बाद जब पालक एक दूसरे से मिलते हैं, अभी पैंडेमिक में मैंने देखा, हमारी वर्कशीट पहुंचानी थी, जहां हम नहीं जा सकते थे वहां हमारे पालकों ने एक दूसरे को सहयोग किया। दूसरी बात है, हमारे पालक बच्चे जब उनके पास फोन नहीं था, उन्होंने बुला करके आपस में, तो ये सामाजिक जो उन लोगों का सहयोग था, ये भी बहुत जरूरी है, क्योंकि टीचर भले ही बहुत दूर से जाता है, लेकिन बच्चे जो है आसपास के परिसर से ही आते, और आसपास के परिसर से अगर वो आते हैं, तो पालकों के बीच अगर एक तरह का आंतरिक उन लोगों में क्या कहते हैं, रिश्तेदारी अगर होती है, तो भावनात्मक रूप से एक दूसरे से जुड़े होते हैं। अगर मेरे बच्चे का ऐसा हुआ तो इनका भी ऐसा होना चाहिए। बीच में राशन जब डिस्ट्रीब्यूशन की बात आई थी, तो उन्होंने हमको बताया था, हमारे लिए राशन कर रहे हैं मैडम, उनका भी जो है पारिवारिक स्थिति अच्छी नहीं है, आप उनका भी नाम ऐड करिए। तो समाज में आपसी जो सहयोग है, ये बहुत जरूरी है। और स्कूल लेवल पर भी अगर पेरेंट्स एक दूसरे से जुड़ करके ये कार्य करते हैं, तो जरूर जो है बदलाव, अच्छा बदलाव आएगा। थैंक यू। बहुत बहुत सुंदर, आपने ये पेरेंट खुद आपस में कैसे करें, बहुत अच्छा पॉइंट है। मृणाल जी, कुछ ऐड करना चाहेंगी? आप पेरेंट्स का आपस में कोलैबोरेशन, स्कूल जाना, बातचीत करना। Most of the things are said, but when you talk about communication, like I think Komal ji spoke about communication. So I would say consistency in communication, because many times we begin, certain collaborations with lot of energy, and then due to the challenges that come, there's a lot of discouragement, and sometimes it just stops. There's no intention of stopping, but it stops. Somehow, to maintain the consistency in communication. uh, Second thing is, I wouldn't say as a principle, but something which can be done is home visits, random home visits. Not all the time, but wherever it is possible, whenever, because teachers are already bound with a lot of work and expectations from school and the BMC government. And the last thing is, to do all this, we need to have empathy. Not, it can't be a principle, but it's something that we should strongly have, because we might have all the resources, we might have everything. If you don't have empathy, nothing is going to work. Yes, thank you. थैंक यू मैडम। आई थिंक बहुत अच्छे पॉइंट मृणाल मैम ने ऐड किए। एक तो कंसिस्टेंसी रहे हमारे कम्युनिकेशन में, होम विजिट्स, एंड सारे लोग जो यहाँ पर जानते हैं होम विजिट्स की ब्यूटी क्या होती है। एक बार घर विजिट करते हैं कोई, तो पेरेंट्स को भी अच्छा लगता है, टीचर्स को भी समझ में आता है क्या है। एंड आई थिंक एम्पैथी, और मैं इसमें थोड़ा सा ऐड करता हूँ, आई थिंक डीप एम्पैथी चाहिए होता है, रिस्पेक्ट चाहिए होता है एक दूसरे के काम के लिए, और एक डिग्निफाइड एक्सपीरियंस चाहिए होता है। सो आई कंप्लीटली एग्री। जब तक एम्पैथी नहीं आएगा, डीप एम्पैथी एक दूसरे के काम के प्रति, एक दूसरे के जीवन के प्रति, तो बड़ा मुश्किल। बहुत अच्छा पॉइंट बोला मृणाल मैम। एंड आई विल स्टॉप हियर। और जो सवाल आए होंगे हमारे पास, या कोई लोग जो सवाल लिखना चाहते हैं, हमसे पूछना चाहते हैं, तो उस पर ओपन करता हूँ। सारांश, Q&A में एक सवाल आया है जी। In the collaboration of teacher and parents, how can the voices of both can be balanced? Sometimes teachers being in an authoritative space have more voice than parents. बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। रेणु जी, कभी ऐसा लगा है कि टीचर की वॉइस ज्यादा है, आप लोगों की आवाज सुनी नहीं जा रही है, और उस समय क्या कर सकते हैं? कुछ है जो हम लोग कर सकते हैं एज पेरेंट्स? एक बार दोबारा बताइए। तो होता क्या रेणु जी, आपने बिल्कुल एक्सपीरियंस किया होगा, कभी कभार जो आप बात रखना चाहते हैं वो शायद टीचर सुने नहीं, आप उस पर ध्यान ना जाए। तो एज पेरेंट्स हम क्या कर सकते हैं ताकि पेरेंट्स की आवाज हम अच्छे से सुन सकें? मैं ये सवाल फिर टीचर से भी पूछूंगा, पर आप एज अ पेरेंट क्या कर सकते हैं कि टीचर्स आपकी बात सुन सकें?
जब टीचर पेरेंट्स की बात नहीं सुनते तो पेरेंट्स एक दूसरे से संपर्क करते हैं और पेरेंट्स को जानकारी दी जाती है। एक मैं उदाहरण देना चाहूंगी, जिस तरह से बच्चों के एग्जाम हो रहे हैं और एग्जाम के बारे में टीचर पेरेंट्स को पूरी जानकारी नहीं देती है, तो मैंने पूछा, मुझे बताया, पर दूसरे पेरेंट्स ने नहीं पूछा, उसे नहीं बताया, तो मैं उसको इन्फॉर्मेशन दूंगी कि आपका भी पूरा हक है, आप पेरेंट्स हो, आप पूरी जानकारी लीजिए। तो इसके लिए हम सारे मिलकर टीचर से बात करेंगे, एप्लीकेशन लिखेंगे, प्रिंसिपल मैम से बात करेंगे कि इस तरह का कन्वर्सेशन होना चाहिए अपनी बात को रखने के लिए। टीचर ने बोला वो ठीक है, उसके बाद पेरेंट्स की भी बात को सुनना चाहिए। इंटरेस्टिंग पॉइंट, पेरेंट्स कैन गेट टुगेदर और अपनी वॉइस और अच्छे से रख सकते हैं, प्रिंसिपल से बात करें, टीचर्स से बात करें, सब मिलके। गीता मैम, एज टीचर अगर नहीं सुन पा रहे हैं तो क्या कर सकते हैं? अभी मैं रिसेंटली आपको एक एग्जांपल देना चाहूंगी कि टीचर की वॉइस कब बढ़ जाती है पेरेंट्स के आगे। तो अभी हम लोगों को 12 टू 14 इयर्स के लिए वैक्सीनेशन की बात आई। तो 12 टू 14 ईयर के वैक्सीनेशन के लिए हमको लिस्ट बनानी थी, वो लिस्ट हमने आगे भेजी गई। अब जब लेकिन वैक्सीनेशन की बात आती तो पेरेंट्स कुछ डर के मारे जो हैं बोलते नहीं हमारे बच्चे की दवाई चल रही है, हमारे बच्चे का ऐसा चल रहा है, तो वो जो है उस लिस्ट में फिर नाम कम हो जाते हैं। फिर ऊपर से जो हमको आता है कि आपने 25 बच्चों के नाम दिए थे, आपके 12 बच्चे ही है, तब हमको थोड़ी आवाज ऊंची करके पेरेंट्स को मनवाना पड़ता है कि भाई ये आपके भले के लिए है। तो कभी-कभी टीचर नियम के आगे बंध जाता है तो उसको आवाज रेज करनी पड़ती है, अन्यथा हम पालक और बच्चों के लिए ही है। तो इसमें कभी-कभी हम लोगों को नियम के अनुसार जो है बोलना पड़ता है, कठोर भी बनना पड़ता है। थैंक यू। Thank you. ये ऊपर वाले कभी कभार बड़ा परेशान करते हैं। कोई और सवाल है क्या मयूरी? हाँ, एक और सवाल है, पर उसके पहले आई थिंक मृणाल मैम कुछ कहना चाहते हैं क्या? जी जी। इस सवाल के ऊपर? No. ओके, ठीक है। और एक सवाल आया है कि व्हाट कुड बी द रोल ऑफ वॉलंटियर्स इन सपोर्टिंग टीचर नॉट ओनली इन द क्लासरूम टू शेयर द लोड बट आल्सो पार्टनरशिप बिल्डिंग विद केयरगिवर्स। उसको हिंदी में भी लिखा हुआ है। क्या हमें वॉलंटियर्स की इन्वॉल्वमेंट को स्कूलिंग डिजाइन में कंसीडर करना चाहिए? बिल्कुल बिल्कुल। मृणाल मैम, इस पे कुछ ऐड करना चाहिए? वॉलंटियर्स का क्या रोल हो सकता है इस सिनेरियो में? So when I took up the responsibility of this school, I was in another school for a couple of years, after which I have been with Vanita Vishram for past 6 years. So I had started a small mini model where I used to invite ex-students of the school I was working in the first year, previous school, and then I opened it to the children who had passed their 10th standard, because they are the ones whose colleges, they get a long break before the 11th admissions are done. So, or anyone in society who would like to come and volunteer, but they have to commit a time of, if they say 2 months, be there, 3 months, be there. So we had a steady stream of volunteers of my ex-students. Somebody was helping with teaching aids or setting the aids in place or being in class with the teachers, pre-primary or the primary. So this helps, and I think volunteering should be encouraged right at this young age when they are 15, 16, so that they are going to be productive citizens and they also understand what is happening in schools, what is their larger role to the field of education. Have I answered you, Saransh? थोड़ा बहुत, आई थिंक थोड़ा स्कूल के लेवल पे भी गया, पर स्पेसिफिकली अगर मैं कहूँ कि ये पेरेंट टीचर का रिलेशनशिप बनाने में क्या वॉलंटियर्स का एक रोल है, और अगर आपने देखा और क्या रोल हो सकता है पेरेंट केयरगिवर्स के बीच का, सॉरी टीचर्स केयरगिवर्स के बीच का? Okay, now that aspect, I have not gone into that aspect of a volunteer actually being a mid between the teacher and so I don't think it would be right on my part to comment on that. बिल्कुल बिल्कुल। कोमल, आप बताना चाहेंगे आपका कुछ काम रहा है वॉलंटियर्स के साथ और किस तरह से वो स्कूल और बाकी पेरेंट्स के बीच एक अच्छा रोल निभा सकते हैं? यस सारांश। सो जब हम स्कूल में जाते हैं तो क्योंकि मैंने एमसीडी स्कूल्स के साथ काम किया है बहुत कुछ साल, बहुत नहीं कहूंगी कुछ साल, तो जब हम जाते थे तो हम
स्कूल में बैठे हैं, अगर कोई पेरेंट मुझे स्कूल प्रिंसिपल ऑफिस में बैठे मिल गया तो वो समझते थे कि आई एम फ्रॉम द स्कूल साइड, कि मैं स्कूल की तरफ से हूँ। तो मैं शायद, और जब मैं उनसे कुछ बात करने लगती थी उनकी साइड को लेकर या स्कूल बच्चे से रिलेटेड, तो मुझे बहुत अच्छे वाले आंसर्स मिलते थे, और मैं जानती थी कि ये एक्चुअल में राइट आंसर तो नहीं है, क्योंकि जब उस स्कूल में आप जाते हो, किसी भी स्कूल में, तो आप थोड़ा सा एनवायरनमेंट उसका समझ पाते हो, देख भी रहे हो, आपने ऑब्जर्व भी किया है। तो मैंने कहा ये तो आंसर करेक्ट नहीं। तो उनको फिर वो फील कराना, वो रिलेशन बिल्ड करना उनके साथ कि आप जो कहेंगे, ऐसा नहीं है कि आपने कह दिया और मैं आपको डांटने लग जाऊंगी या मैं आपकी बात नहीं सुनूंगी। वो एक रिलेशन, मतलब वो ट्रस्ट बिल्ड करना पड़ता है जब हम उनके साथ कम्युनिकेशन करते हैं। और अगर मैं किसी मतलब मैंने दोनों चीजें देखी हैं ट्राई करके, कि अगर मैं किसी पेरेंट से पहली बार मिली और उन्हें नहीं पता कि आई एम फ्रॉम द स्कूल साइड आल्सो, तो वो बहुत अच्छे से उनके साथ ट्रस्ट बिल्ड करने में थोड़ा कम समय मुझे लगा। तो पर वो, आई थिंक मैंने ब्रिज बनने की कोशिश की, हम बनते भी हैं बहुत बार स्कूल में ब्रिज के तौर पे, कि स्कूल की तरफ से जो आ रहा है और जो पेरेंट्स की तरफ से आ रहा है, मैं उसको सम अप करके कुछ एक हम कहते हैं ना कि थोड़ा सा आप कॉम्प्रोमाइज कीजिए, थोड़ा सा आप कॉम्प्रोमाइज कीजिए, और फिर एक पेस पर आने की कोशिश करते। तो वो काम किया, और आई थिंक बहुत मदद किया है, क्योंकि मैं इसलिए कह रही हूँ, एक बहुत छोटा सा एग्जांपल देना चाहूंगी। बहुत छोटी सी चीज कराई थी। तो जब मीटिंग्स होती थी, कुछ पेरेंट्स को बुलाया, मैं एसएमसी मीटिंग की बात कर रही हूँ। तो एमसीडी स्कूल में एसएमसी मीटिंग हुई, तो वो इतना अ, जैसे डीओई में थोड़ा सा, दिल्ली गवर्नमेंट के जो स्कूल्स है हमारे, उनमें थोड़ा सा बहुत वेलकमिंग किया जाता है पेरेंट्स को, कि आइए बैठिए, टी कॉफी नाश्ता बहुत सारा कुछ। बट एमसीडी में ऐसा नहीं होता है। तो पहले तो वो बुलाना ही नहीं चाहते, और अगर हमारे कहने से बुलाते हैं, ऑर्गेनाइज करते हैं, तो वो एक रूड बिहेवियर बहुत बार रहा है। मैं ये नहीं कहूंगी 10 में से 10 स्कूल का, पर शायद 10 में से 4 स्कूल का। तो वहां पर वो, सिर्फ मैंने इतना बोला कि मैम नेक्स्ट टाइम ना, मतलब वो आएंगे तो आप एकदम से ना जजमेंटल मत हो जाए कीजिए, कि और आंसरेबल मत हो जाए, मतलब उन्होंने कुछ बोला और आप तुरंत उसको जस्टिफाई करने लगते हो। तो आप वो थोड़ा सा पेशेंस रखते हैं और सुनते हैं, एक बार सुनने की भी कोशिश करते हैं उनको, वो क्या कहना चाहते हैं। तो बहुत मुश्किल से मैम मान गए, बट वो मान गए, कहते ठीक है, तो अगर कुछ हुआ तो तुम उसका भुग भोग बैठोगे। मैंने कहा हाँ मैं हूँ, आप चिंता में मत कीजिए। मैंने मैम एक रिक्वेस्ट और थी, अगर आप उनके लिए ना टी का अरेंजमेंट कर देते। मैंने मैम कर तो मैं भी दूंगी, 15 लोगों की चाय मंगाने में कोई बहुत पैसे खर्च नहीं होते, बट अगर आप ही की साइड से हो तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। तो उन्होंने वो भी कर दिया। तो जब वो सब हुआ, उसके बाद मैं 1-2 दिन बाद कम्युनिटी में जाके एसएमसी मेंबर से मिली, और उनका कहना था, मैम देखिए इस बार कितना अच्छा प्रिंसिपल मैम ने किया, वो हमें सुन भी रही थी और उन्होंने हमारे लिए चाय का बंदोबस्त किया था। तो वो एक 5-10 रुपए की चाय उनके लिए इतना ओवरवेल्म उनको फील कराया। तो वो होता है कि स्कूल ने कभी शायद सोचा भी होगा तो उनके पास बहुत सारे बैरियर लग गए होंगे, बट एक आइडिया और एक उनके पास भी ट्रस्ट वर्दी पर्सन, कि अगर पेरेंट की साइड से भी मतलब वो हायर गए तो देयर इज समवन जो वो वापस से उनको लो या वापस से नॉर्मलाइज कर सकता है। तो वॉलेंटियर बहुत रोल निभाते हैं, क्योंकि स्कूल के पास ऑलरेडी अपने बहुत सारे टास्क है, पेरेंट के पास बहुत सारे टास्क है। जब वॉलेंटियर आता है तो उनके बीच में वो कहते हैं ना, हमारे पास समय नहीं है, अच्छा आपका समय दे दीजिए और आपका दे दीजिए, हम एक समय में लाने की कोशिश करते हैं। तो वो काम करता है। बहुत बहुत बढ़िया कोमल। आई थिंक वॉलेंटियर बड़ा इंडिपेंडेंट है, ना वो स्कूल का है ना वो पेरेंट का है, तो बड़े अच्छे से वो Correct. दोनों दोनों रोल निभा के दोनों को साथ मिला सकता है। तो वॉलेंटियर की बड़ी भूमिका है। हम आगे क्वेश्चंस नहीं ले पाएंगे, समय समाप्त हो चुका है। बड़े इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस हैं, थोड़ा सा कंसोलिडेट जरूर करूंगा डिस्कशन को। हमने बातचीत करी, कुछ चैलेंजेस भी समझे, हमने कुछ एग्जाम्पल्स भी देखे। मृणाल मैम ने एग्जाम्पल बहुत क्लियरली बताया किस तरह से उन्होंने एडमिशन किया बच्चों का जो कि डिसेबल थे, पर उनके साथ काम करके, उनके फैमिलीज के साथ काम करके आगे बढ़े।
गीता ने बताया किस तरह से अभी व्हाट्सएप ग्रुप बने हैं जिसपे लगातार इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन होने की वजह से बदलाव कुछ हो रहे हैं। रेणु जी ने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया कि जब चैलेंजेस आए, टीचर्स नहीं सुन रहे हो, तो किस तरह से पेरेंट टू पेरेंट आपस में बात करें जिससे हम लोग आगे बढ़ सके। आई थिंक कोमल ने बहुत डिटेल में बताया वॉलंटियर की एक भूमिका। आई थिंक कोमल ने जो आखिरी में बोला मुझे बड़ा पसंद आया, शायद उसी से मैं इस वार्तालाप को समाप्त करूंगा। 2 चीजें बोली, एक चाय पिलाइएगा और दूसरा जो है सुन लीजिएगा। ये चाय और सुनना शायद यही जो है बॉटम लाइन है कोलैबोरेशन की, स्टार्टिंग पॉइंट है कोलैबोरेशन की। तो इस पर हम अपना कॉन्वर्सेशन खत्म करते हैं। ओवर टू मयूरी। थैंक यू मयूरी फॉर इनवाइटिंग अस। थैंक यू सारांश इस पैनल को मॉडरेट करने के लिए, एंड थैंक यू लाइक हमारे सारे पैनलिस्ट के लिए कि वो यहाँ पर आए और अपने जो विचार है वो सबके साथ साझा कर सके। यहाँ पर हमारा ये वाला पैनल जो है वो समाप्त हो रहा है।